हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे। तो आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के तीसरे लेक्चर के ऊपर जो वो बात करने वाले हैं। तो मैं आपको जो वो टॉपिक बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, और जो हमें इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बताई जाती है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो किस तरह से आता है, वो सारी बातें जो हम जानेंगे। डी शील्डिंग, शील्डिंग क्या होती है वो भी मैं आपको अच्छी तरह इस लेक्चर में जो बताऊंगा। और जो हम रेफरेंस यूज करते हैं उसी रेफरेंस को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उसकी जगह हम किसी और रेफरेंस को यूज क्यों नहीं करते हैं। तो सारे जो टॉपिक है इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। या इससे पहले अगर आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप उन्हें जो विजिट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है और क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे कि 400 मेगाहर्ट्ज का क्या है, ये एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बोल देते हैं ना कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो 400 मेगाहर्ट्ज का है, या कई बार बोल देते हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज का है, 800 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। या क्या बोलते हैं 400, 800, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आखिरकार ये फ्रीक्वेंसी जो है वो किस चीज की हमें बताई जाती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी जो वो किस चीज की बताई जाती है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेंगे उसकी जो हमें क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी जो वो दी होती है। यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेफरेंस स्टैंडर्ड की। रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी होती है। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, प्रिसिजनल, ठीक है, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो हम इसको बोलते हैं, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मिस्टेक जो वो स्पेलिंग में हो सकती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हमारे पास 800 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, आपको बोलूं मैं, ठीक है, कि आपके पास 800 मेगाहर्ट्ज का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो आप जो ये फ्रीक्वेंसी किसकी बोलोगे, ये वाली जो रेंज दी होगी किसकी होगी, रेफरेंस की हमारे पास क्या दी होगी, रेंज जो है वो प्रोवाइड करवाई होगी 800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 400 मेगाहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, कम थी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज टाइम जो है, मतलब एक सेकंड में जो हमारे पास जो रेफरेंस के प्रोटॉन होंगे वो इतनी बार क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक सेकंड में, ठीक है, ओनली 1 सेकंड, एक सेकंड में। तभी तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि एक सेकंड में जो वो कितनी साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी क्या होगी, हमारे पास इसको प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये जो हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हर्ट्ज जो है ये एक सेकंड में जो क्या करेगा, स्पिन करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यानी कि B0 भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो हमारे पास 800 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में जो इनके प्रोटॉन होंगे इस रेफरेंस के, वो इतनी बार जो वो क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे, बिल्कुल एक साइकिल जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इन 1 सेकंड। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहां से क्या समझ आया कि जो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी दी होती है वो क्यों दी होती है, ठीक है।
और वो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं। अब हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो हमारे पास 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होगा वो थोड़ा जो है क्या होगा, मतलब कम रेंज का होगा, ठीक है। लेकिन 800 मेगाहर्ट्ज में क्या होगा हमारे पास, ये जो वो अच्छे से जो वो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, प्रीवियस लेक्चर विजिट करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, देखिए कितनी अच्छी बात है। डेल्टा ई क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, डेल्टा ई इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, ट्रांजिशन भी क्या जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, जो ट्रांजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और पॉपुलेशन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मीन यहां पर हमारे पास जो डीजेनरेट थे उनका जो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी वो गैप क्या होगा, ये वाला गैप जो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजिशन आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांजिशन। क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ट्रांजिशन के। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी भी बढ़िया से आएगी और स्पेक्ट्रा भी जो हमें क्या होगा, अच्छे से जो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये की ऑल अबाउट बात हमने जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, और पूरा सारा जो यहाँ पर बताया है। ये जो हमारे पास 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जो है वो क्या करता है, 1 सेकंड में जो वो रोटेट करता है, और ये वाला 800, ठीक है। अब ये वाला बेस्ट क्यों है, बता दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बढ़ी आएगी, स्पेक्ट्रा जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास चलिए बातें होंगी, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार हम रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी को जो है वो क्यों यूज करते हैं। मीन्स हम रेफरेंस को जो है वो क्यों यूज करते हैं, हमें जो वो रेफरेंस को यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। आखिरकार हमें रेफरेंस को क्यों यूज करना पड़ा, रेफरेंस के बिना भी तो काम हो सकता था, ठीक है। रेफरेंस को बिना यूज किए भी तो स्पेक्ट्रा आ सकता था। तो ये सारे दिमाग में आपके सवाल आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस क्यों यूज किया जाता है एक एग्जांपल की मदद से, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास जो वो क्या है, 400 मेगाहर्ट्ज का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आपके पास जो वो क्या है, 800 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आपके पास 800 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास 400 मेगाहर्ट्ज का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब मैंने जो आपको मान लीजिए ये वाला कंपाउंड हम दोनों क्या कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, मैं जो वो ये कंपाउंड का सैंपल इसमें कर रहा हूं और आप जो वो इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल इसकी जो हमारे पास स्पेक्ट्रा में फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, वो कितनी आ रही है, मान लीजिए यहां पर इसकी पीक आ गई, तो वो फ्रीक्वेंसी इस केस में आ रही है हमारे पास 200 पर, ठीक है। और इस केस में हम जो वो मान लेते हैं हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, ये हमारे पास पीक आई इसकी, ये वाली पीक, ठीक है। और यहां पर फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 400 हर्ट्ज आ रही है। यहां पर कितनी आ रही है, 200 हर्ट्ज, और यहां पर कितनी आ रही है हमारे पास 400 हर्ट्ज जो वो क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि कंपाउंड आपने भी इसी को यूज किया है, ठीक है, और मैंने भी क्या किया है, इसी को यूज किया है, ठीक है। मेरी जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 400 मेगाहर्ट्ज, आपकी जो वो कितनी है, 800 मेगाहर्ट्ज। आपकी फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज है और मेरी जो वो क्या है, 400 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। लेकिन सोचने की बात ये आई कि जब हमारा कंपाउंड, हम दोनों का कंपाउंड, आपका भी और मेरा भी, ठीक है, दोनों का कंपाउंड क्या था, सेम था, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो यहां पर डिफरेंट क्यों आ रही है, जबकि कंपाउंड तो क्या है, सेम है, आपका भी मेरा भी, ठीक है। तो ये आखिरकार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है, तो इसी चीज को कॉमन करने के लिए जो है वो क्या किया गया, रेफरेंस स्टैंडर्ड को एक यूज किया गया, यानी कि उसके रेफरेंस में मान के जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली गई, ठीक है। और जो है अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये वैल्यू किस तरह से कॉमन हुई। इन वैल्यू को कॉमन करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड तो हमारे पास क्या था, सेम था, तो इन वैल्यू को जो हमारे पास
कॉमन करने के लिए जो हमने क्या किया, रेफरेंस जो वो यूज किया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम जो वो कॉमन जो है इन वैल्यू को जो वो करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की और रेफरेंस का जो वो क्या इंपॉर्टेंस है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहां पर बीच से एक लाइन लगा देता हूं और ये वाला स्पेक्ट्रा इस साइड लिख देता हूं और ये वाला स्पेक्ट्रा जो वो इस साइड, ठीक है। आपका थोड़ा अच्छा सा बना देता हूं, मेरा तो टेढ़ा भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं 800 मेगाहर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस स्टैंडर्ड की, ठीक है। और यहां पर हमारे पास 400 मेगाहर्ट्ज जो हमने यूज किया प्रीवियस में भी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वो रेफरेंस की पीक कहां पर आएगी, ठीक है। ये मान लीजिए रेफरेंस की पीक ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई हमारे पास रेफरेंस की पीक। इस चीज को कंफ्यूज मत करना, ये वाली पीक जो वो सैंपल की नहीं है, ये वाली पीक जो वो किसकी है, रेफरेंस की। और ये आ गई फॉर एग्जांपल हमारे पास 400 मेगाहर्ट्ज पर, ठीक है, 400 हर्ट्ज पर, ठीक है, ये वाली। और यहां पर आ गई हमारे पास ये वाली पीक, तो ये आ गई हमारे पास 800 हर्ट्ज। अब क्या किया हमने, अब जो हमने क्या किया, सैंपल को जो हमने क्या किया इसके ऊपर रन किया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो मेरी पीक जो है वो फॉर एग्जांपल कितने पर आ गई, यहां पर 400 हर्ट्ज, ठीक है। आप बोलेंगे कि इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम, ये क्या है, तो ये जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन रेफरेंस है। ये वाली जो वैल्यू आ रही है क्या है, ग्रेटर देन रेफरेंस आ रही है, ठीक है, रेफरेंस के ग्रेटर में आ रही है ये वाली वैल्यू। तो ये आ गई 400 हर्ट्ज। और यहां पर कंसीडर कर लेते हैं ये वाला स्पेक्ट्रा आ गया हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 800 हर्ट्ज, ठीक है। ये 800 हर्ट्ज, ये आ गई 400 हर्ट्ज इसकी पीक। अब कॉमन किस तरह से हुआ, हमें पता है स्पेक्ट्रा की वैल्यू कितनी थी, सो स्पेक्ट्रा नहीं, इसकी जो रेफरेंस वैल्यू कितनी है 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ और सैंपल की वैल्यू कितनी आई है 400, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस की वैल्यू, ये सैंपल की जो पीक आई थी वो, यहां पर सैंपल की पीक कितने पर आई है 800 हर्ट्ज पर। रेशियो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 800 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, ये आ गई। अब कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉमन आपको दिखाता हूँ किस तरह से 400 से 400 कैंसिल, 800 से 800 कैंसिल, ठीक है। 1:10⁻⁶ क्या आ रहा था 6 आ रहा था, 1:10⁶ आ रहा था। तो यहाँ जाकर जो वो क्या हुआ वैल्यू कॉमन हुई एक पर्टिकुलर रेफरेंस को लेकर, ठीक है। और 10⁻⁶ को आप क्या बोलते हैं ppm, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलेंगे 1 ppm, ठीक है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ये होगा हमारे पास। अगर यहाँ पर पीक जो कितने पर आती 800 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता 2 ppm, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता फिर हो जाता 2 ppm। अगर यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1200 पर आती पीक इस केस में, ठीक है, तो 3 ppm हो जाता था, ठीक है, ये 3 ppm हो जाता अगर हमारे पास 1200 पर आती, ये हमारे पास 1200, ठीक है। आई थिंक देख लेता हूं मैं यहाँ पर कि आपको विजिबल है यहाँ पर कि नहीं विजिबल है, ठीक है, एक बार चेक करने दो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा। आई थिंक आपको जो वो नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगली जो है वो कितनी आई थी हमारे पास 1200। और इस केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ppm यानी कि 1 ppm जो हमारे पास, इसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू। 1 ppm जो वो 800 पर आ रही है, तो 2 ppm कहां पर आएगी 1600 पर, ये आएगी हमारे पास, ठीक है। 2 ppm जो वो कहां पर आएगी 1600 पर जो वो आएगी, ये होगी 2 ppm। अब कुछ ना कुछ जो वो सेम लग रहा था, यानी कि आपकी वैल्यू भी 1 ppm आ रही थी, मेरी भी जो वो 1 ppm आ रही थी। बेशक मैं जो था वो 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज कर रहा था और आप जो थे वो 800 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेफरेंस की इंपॉर्टेंस कि आखिरकार हम जो है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है। पूरी इंपॉर्टेंस आपको बता दी कि हमारी वैल्यू जो वो कॉमन नहीं आ रही थी, आपकी अलग आ रही थी, मेरी अलग आ रही थी,
तो उसी को कॉमन करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपाउंड जो वो अमेरिका में जाके बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया, अमेरिका में जाके एस्टर बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कंपाउंड जो वो तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास सब इनको कॉमन करने के लिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस का जो है वो यूज किया, ठीक है। तो वो रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, और हम उसी रेफरेंस को जो है वो क्यों यूज करते हैं, आखिरकार हम उसी रेफरेंस को ही क्यों लेते हैं, अदर रेफरेंस जो हम उसको यूज क्यों नहीं करते, कोई और कंपाउंड जो हम उसको रेफरेंस में जो वो यूज क्यों नहीं करते, तो वो देख लेते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो हम वो रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है, तो आखिरकार वो रेफरेंस होगा कौन और उसका नाम क्या है, उसकी क्या क्या खासियत है, ठीक है, उसकी क्या क्या खासियत। अब किसी सिंगर को मान लीजिए किसी कहीं पर जो वो प्रोग्राम चल रहा है वहां पर बुलाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो गाता कैसा है, ठीक है, कहीं पर उसने परफॉर्म किया है, उसकी एबिलिटी चेक करेंगे, उसकी क्षमता क्या है, किस तरह से वो गा सकता है, कितना मधुर गाता है, तो उस हिसाब से जो हम क्या करेंगे उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो ये था एग्जांपल एक। अब यहां पर समझते हैं कि हम जो वो रेफरेंस कौन सा यूज करते हैं। तो हम जो वो रेफरेंस यूज करते हैं उसका नाम है TMS। TMS इसका फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा मिथाइल सिलेट। जब मैं ग्रेजुएशन में था, ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगता था क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाते थे इसमें, जो मैं इसको पूरा याद करके जाता था, उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, ठीक है, रट के जाता था मतलब, और एग्जाम में जो वो लिख देता था और फुल मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये। तो अब आपको बताता हूं कि हम आखिरकार TMS यूज क्यों करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो TMS का स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, CH3 CH3, ये हमारे पास, ठीक है, सिलिकॉन CH3, सिलिकॉन थोड़ा बड़ा ही टेढ़ा हो गया, ये तो अभी बूढ़ा हो गया, सिलिकॉन CH3 एंड CH3, ठीक है। तो अब ऐसे देखने से तो लग नहीं रहा कि कुछ एबिलिटी है इसमें, लेकिन चेक कर लेते हैं आखिरकार क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखते जाइए पॉइंट वाइज, सबसे पहला पॉइंट है इसका क्या है, ये इनर्ट है जी, सबसे बड़ी बात आ गई, ये क्या हमारे पास इनर्ट है। अब इनर्ट से क्या फायदा है, जब हम सैंपल को जो है वो NMR ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे विद द रेफरेंस, अगर रेफरेंस हमारे पास नॉन इनर्ट होता, मींस रिएक्ट कर जाता, तो हमारे पास NMR जो हम जिस कंपाउंड का ले रहे थे वो तो फिर फायदे में नहीं रहता। क्यों, बिकॉज जो हमने रेफरेंस यूज करना था वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता और हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाना था, खराब हो जाना था, ठीक है। क्यों हो जाना था ऐसा, बिकॉज वो नॉन इनर्ट होता है, लेकिन ये इनर्ट है, मींस किसी के साथ रिएक्ट जो वो नहीं करता है, ठीक है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट है, तो ये सॉल्यूशन में बेस्ट रहेगा। सबसे पहली एबिलिटी, क्षमता सबसे पहली क्या है इसकी, इनर्ट है, ये क्या है, इनर्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है हमारे पास इसकी वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, हवा में नहीं उड़ जाते, ठीक है, उड़ना मतलब ऐसे नहीं कि उनको हीट करना पड़ता है पहले फिर उड़ते हैं, लेकिन कई कंपाउंड जो बिना हीट करे ही उड़ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, TLC वगैरह आपने पढ़ी होगी, उसमें हम सॉल्वेंट की जगह कई बार उसको यूज करते हैं, उसको ढक के रखना पड़ता है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इज हाईली वोलेटाइल, यानी कि वो क्या होता है, पेपर की फॉर्म में जल्दी से उड़ जाता है। अगर आप सॉल्वेंट को खुला छोड़ दोगे तो सॉल्वेंट कम होने लगेगा। अब जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी वो तो सोचेगा कि भाई क्या हो रहे हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है हमें, ठीक है, होती है ना भूत वाली फिल्म में होती है ना कहीं, तो वो सोचेंगे कि भाई ये सॉल्वेंट कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा कि ये जो वोलेटाइल है और क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, उड़ नहीं रहा है, ऐसे नहीं उड़ रहा है, मतलब यहाँ से जो वो बाहर निकल रहा है। तो ये क्या इसका वोलेटाइल नेचर है TMS का, ठीक है। वोलेटाइल नेचर होने की वजह से हमें क्या फायदा हुआ, तो इसको रब कर देता हूं, आई थिंक आप सभी ने जो वो नोट कर लिया होगा। तो वोलेटाइल होने से हमारे पास फायदा हमें ये होता है कि जब हम सैंपल को जो है क्या करते हैं NMR के लिए लेके जाते हैं विद द
तो मिक्सचर किसका करते हैं हम इसमें, टीएमएस का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सैंपल, बड़ा ही गंदा लिख दिया, सैंपल सैंपल आ गया। ठीक है, सैंपल में हमने टीएमएस क्या किया, मिक्स किया और उसको जो वो एनएमआर के लिए भेज दिया। अब एनएमआर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, स्पेक्ट्रा भी आ गया। तो अब इस कंपाउंड की हमें क्या करवानी है, आईआर या यूवी करवानी है। ठीक है, यूवी, यूवी समझते हो ना, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी सैंपल की। ठीक है, अगर हमारे पास ये वोलेटाइल नहीं होता तो ये क्या होना चाहता, तो ये क्या हो जाना था, सैंपल डिस्ट्रक्टिव हो जाना था। ठीक है, मींस ये हमारे पास इसका कोई काम नहीं बचना था, मतलब हम इसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन टीएमएस जब हम इसके अंदर है, वो हमें पता है कि क्या है, वोलेटाइल है, तो सैंपल को यहां से क्या करो, बाहर निकाल दो, हीट कर दो, उड़ जाएगा टीएमएस, सैंपल दोबारा से प्योर फॉर्म में आ जाएगा। करवा लो उसका एयर स्पेक्ट्रा, यूवी करवा लो, क्या हो गया, फायदे में रह गए हम, दोबारा से हमें फिर से सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो हम एनएमआर लेते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। जैसे कार्बन 13 जो है वो 1.1% जो वो नेचर में क्या है, प्रेजेंट है। आप बोलेंगे तो कार्बन 12 जो है वो तो 98 या 99 होगा। अरे मेरे भाई वो इनएक्टिव है। ठीक है, कार्बन जो 12 है वो क्या है, इनएक्टिव है। तो हमारे पास हम जो वो ओनली कार्बन 13 का ही स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, लग गया पता आपको कि हम टीएमएस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास ये क्या है, वोलेटाइल है, प्योर सैंपल वापस आ जाता है, टीएमएस उड़ जाता है, इसको यहां से हीट कर दो, टीएमएस जो वो बाहर चला जाएगा, अंदर जो हमारे पास सैंपल फिर से बच जाएगा, उसका आईआर ले लो, यूवी करवा लो, जो आप चाहते हो वो करवा लो, यानी कि सैंपल जो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में दोबारा से मिल जाएगा। ये रहा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो हम देख लेते हैं वो क्या है, हाईली शील्डेड प्रोटॉन। हाईली शील्डेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरकार हाईली शील्डेड, ये क्या बोल रहे हो आप? आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, वैसे तो ऐसे ही बोला मैंने, ठीक है, लिखा कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप डायग्राम वगैरह देखना चाहते हैं तो इन सभी को रब कर रहा हूं। अब देखते हैं हम हाईली शील्डेड का क्या मतलब है, शील्डेड और डी शील्डेड। तो एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर लेते हैं हम, CH3HH, यहां पर आ गया CHH और यहां पर आ गया Cl। ठीक है, ये डी शील्डेड और शील्डेड बता रहा हूं। अब इसका कंसेप्ट समझा के आपको बताऊंगा कि वो शील्डेड किस तरह से। तो आप सभी को पता है कि जब हम जो इसके ऊपर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस कंपाउंड के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से जो वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी क्या करेंगे, ओन मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर जो वो 5 टेस्ला को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास क्या है, ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहां पर ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसने जो मान लीजिए 3 टेस्ला जो वो क्या किया, इंड्यूस्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट की। ठीक है, 3 टेस्ला। अब बी इफेक्टिव निकालते हैं कि आखिरकार ये जो इसके ऊपर इफेक्ट कितना पड़ रहा है। अप्लाइड कितनी की हमने, 5 टेस्ला, इंड्यूस कितनी हुई, 3 टेस्ला, तो हमारे पास 2 टेस्ला ओनली क्या कर रहा है, ये वाला प्रोटॉन इफेक्ट कर रहा है, 2 टेस्ला। हम तो सोचेंगे कि भाई हमने तो 5 टेस्ला दिए तो ये 5 टेस्ला करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी अपनी जो है वो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, अपनी ओन मैग्नेटिक फील्ड, और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो रही है, 3 टेस्ला। अब ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में क्या है, आप सभी को पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को जो वो अपनी साइड खींचेगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेगा, और हाइड्रोजन जो वो क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम बचेगी। तो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर 2 टेस्ला जो वो क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली 2 टेस्ला। तो इसका बी इफेक्टिव निकालते हैं। बी इफेक्टिव जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5t
-2p, ठीक है। 5 टेस्ला -2 टेस्ला इज इक्वल टू 3 टेस्ला। तो ये वाला जो हमारे पास क्या कर रहा है, 3 टेस्ला जो वो क्या कर रहा है, फील्ड को सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी जो है वो क्या है, ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है, ठीक है। इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो यहां पर क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, डी शील्डेड है, क्या है, डी शील्डेड है, ठीक है। अगर यहां पर होते तो क्या होते, ये शील्डेड होते, क्या होते, शील्डेड होते, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती, और इसके ऊपर जो वो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड का जो असर होता वो क्या होता, कम होता, ठीक है, इस केस में। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दूर है यानी कि डी शील्डेड है, ये वाला प्रोटॉन क्या माना जाएगा, डी शील्डेड, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन को ये शील्ड नहीं कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं कि तेरे ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड को जो वो कम कर देते हैं, ठीक है, जो तुझे इफेक्ट हो रही होगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास डी शील्डेड की केस में हमारे पास ज्यादा लग रही है और इसमें कम लग रही है, क्यों, बिकॉज इसको ये शील्ड कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास यहां से एक रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो हमारे पास जो वो क्या होगी, बी इफेक्टिव जो होगी उतनी कम होगी, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी इफेक्टिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बी इफेक्टिव, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, यानी कि वो क्या है, डी शील्डेड प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। वो कौन सा प्रोटॉन है, डी शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है। तो हमारे पास तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो हमारे पास क्या होगा, बी इफेक्टिव क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि उसको हमारे पास क्या होगा, ज्यादा जो वो इफेक्ट पड़ेगा जो हमने फील्ड जो वो अप्लाई की होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो बी इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं टीएमएस में कि शेडेड किस तरह से होते हैं, जो हमारे पास 12 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, टीएमएस में। तो आप जो वो देख लेते हैं टीएमएस के केस में हमारे पास किस तरह से क्या होता है, ये आ गया CH3, ठीक है, ये आ गया CH3। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि 12 हाइड्रोजन है और उन सभी का क्या है, वन सिग्नल है, तो इसकी क्या आएगी, 1 पीक आएगी, यानी कि एक ही पीक आएगी, और वो क्या होगी, काफी ज्यादा इंटेंस होगी, ठीक है, काफी ज्यादा इंटेंस होगी। और इसकी हमें पता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमारे पास सिलिकॉन है वो, तो कार्बन ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, इन्हीं वाले हाइड्रोजन के पास रहेंगे, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। फिर वही बात आ गई, अगर ज्यादा है तो ये बी इफेक्ट क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, बी इफेक्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मतलब ये क्या होंगे, हाईली शील्डेड प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, हाईली शील्डेड प्रोटॉन जो हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो वो हाईली शील्डेड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और हाईली शील्डेड प्रोटॉन की वजह से इसकी जो है वो डेल्टा की वैल्यू यानी कि केमिकल शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट, उसकी वैल्यू जो क्या होती है, काफी कम रहती है स्पेक्ट्रा में। तो आई थिंक आप सभी ने स्पेक्ट्रा देखोगे, इसलिए टीएमएस का स्पेक्ट्रा यहां आता है, बिकॉज इसकी जो वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शील्डेड। तो शील्डेड वाले की वैल्यू इस साइड होती है, अगर इस साइड स्पेक्ट्रा आ रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन आ रहे हैं। इस साइड क्या हो रहा है, शील्डेड आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारे पास ये सारे शील्डेड है, तो इसका सिग्नल यहां पर आएगा। और इस साइड जब हम आएंगे, अगर यहां पर स्पेक्ट्रा आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, डी शील्डेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी शील्डेड जो है वो बोलेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट आखिरकार होता क्या है, ठीक है, और उसको हम जो किस तरह से जो वो फाइंड करते हैं केमिकल शिफ्ट को। तो आई थिंक आप सभी ने ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है, रब कर दो इनको, देख लो एक बार फिर से, ठीक है, इनर्ट वोलेटाइल हाईली शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल शिफ्ट जो हमारे पास वो क्या होता है, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल।
यानी कि हमें क्या करता है, ये पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में बताता है और प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बारे में जो हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 दी हुई है। ठीक है, 5 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी है और यहाँ पर क्या है 500 मेगाहर्ट्ज जो है वो उसका इंस्ट्रूमेंट है और रेफरेंस हमारे पास आप सभी को पता है कि 500 मेगाहर्ट्ज का है। तो इसकी पीक कहीं यहाँ पर आएगी और ये वाली जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब हमें जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो भी दी हुई है, तो हमें बोल रहे हैं कि आप प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, क्या करना है, हमें प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है कि इसकी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आएगी। तो इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इजी होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हो, केमिकल शिफ्ट इन पीपीए पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास जो क्या होती है इसकी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी कहीं तो देख लेना। ठीक है, अब हमें क्या हुआ है यहाँ पर केमिकल शिफ्ट जो दी हुई है 5 और हमें जो है वो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हमारे पास जो वो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये होती है हमारे पास हर्ट्ज में जो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 500 मेगाहर्ट्ज into 5 is equal to हर्ट्ज। तो ये वाली वैल्यू हमने क्या करना है हर्ट्ज में हमारे पास आ जाएगी और ये जो हमारे पास इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी 2500। ठीक है, ये होगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली जो है क्या होगी 5 ppm के ऊपर जो होगी इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी। ठीक है, हर्ट्ज में ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ये फॉर्मूले जो हमें दो मार्क्स में नेट के एग्जाम में आपको यहां से पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको जो कई बार क्या होगा इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी दी होगी, प्रेसिजनल ये निकालना होगा या ये और ये दिए होंगे तो ये निकालना होगा। तो आप आई थिंक इजी से इजी जो कर सकते हो ये वाली चीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो वो हमें जो वो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो वो उसकी क्या होती है गामा इंटू बी नोट। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो ऐसे निकालने में तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2500 हर्ट्ज। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है कि ये वाले वहां पर ऑप्शन दिए होंगे लेकिन हम तो रेफरेंस की भूल रहे हैं ना, उसको भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 500 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके जो वो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी जो वो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू म्यू इज इक्वल टू गामा बी नोट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी जो आएगी ये इसके ग्रेटर होगी, टीएमएस की ग्रेटर होगी। ठीक है, हम बोलेंगे ये वाली फ्रीक्वेंसी जो क्या है ग्रेटर देन टीएमएस, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। अगर प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो इन दोनों को रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और जो सैंपल की आएगी उन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी अब समझ चुके होंगे कि क्या होता है केमिकल शिफ्ट, पोजीशन ऑफ सिग्नल को क्या बोलते हैं केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है और रेफरेंस आखिरकार हम क्यों यूज करते हैं, उस रेफरेंस के हमारे पास क्या क्या फायदे हैं वो सभी आई थिंक आप सभी जो वो समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समरी यानी कि याद दिलवा देता हूं कि क्या क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि आखिरकार हम रेफरेंस को यूज ही क्यों करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जो हमारे पास प्रोटॉन है उतने ज्यादा टाइम क्या करेंगे रोटेट करेंगे ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी, पॉपुलेशन डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा ई का गैप ज्यादा होगा। तो सारे रिलेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि आखिरकार टीएमएस में ऐसी कौन सी खासियत है। ठीक है, टीएमएस के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो कि हम टीएमएस को यूज करते हैं, यानी कि टेट्रामिथाइल सिलेट को हम जो वो क्यों यूज करते हैं, उसी को क्यों यूज करते हैं। वोलेटाइल नेचर, इनर्ट नेचर, 12 हाइड्रोजन काफी शील्डेड होते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है कम आती है,
इसलिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। वोलेटाइल होके क्या होगा, उड़ जाएगा, सैंपल प्योर बच जाएगा, उसका IR कराओ, UV कराओ, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सैंपल के साथ जो करना है आपने, सैंपल तो क्या हो गया, प्योर हो गया। बाकी फिर इसके बाद हमने देखा केमिकल शिफ्ट क्या होता है, और उसको हम जो फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है हमारे पास, हर्ट्ज में हमारे पास जो प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी और मेगाहर्ट्ज में जो क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी। कई बार केमिकल शिफ्ट दे देंगे, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगी, और हमें प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो शील्डिंग डिशील्डिंग का केस बता दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, अटैच होगा, तो हमारे पास क्या होगा, शील्डिंग कम होगी और डी शील्डिंग जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर क्या होगी, डी शील्डिंग। स्पेलिंग आप लिख लें, ठीक है, डी शील्डिंग होगी। और अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा है, एस लगा लो, शील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, इसको आप जो वो अच्छे से याद कर लेना। तो आई होप आप सभी को ये वाला लेक्चर जो है वो काफी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करके चला हूं, क्योंकि मैंने अपना पूरा 100% आपको समझाने के लिए दे दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने यहाँ से कितना नॉलेज गेन किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।